आप लोग ये बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? सुन पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी का मतलब होता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो कुछ चीजें याद रखना जरूरी है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। समझ में आया ना? पहला काम क्या आना चाहिए? कैल करना है। कुछ जगह पे है थ्योरी, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा सिखा दूंगा कैसे कैलकुलेट। कुछ नहीं करना कैलकुलेशन में। क्या क्या देखो तो, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, इतना पता होगा। ठीक है, यस सर। चलिए भाई, अब ये समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लगभग 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन CSIR नेट में 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा, बस मुझ पे भरोसा करिए और खुद पे। ठीक है, सबसे सरल सब्जेक्ट है पूरे CSIR नेट की जितनी भी सिलेबस है, उन सब में से सबसे सरल है क्या? जेनेटिक्स। कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ता इसमें, कुछ रटना नहीं है, जो करना है ऑन दी स्पॉट करना है। तो मेरा जितना भी बार भी नेट निकला है 8 बार, मैं हर बार जेनेटिक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। समझ में आया? जी सर। बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाइए आप। एकदम से आगे नहीं बढ़ना है, एकदम से आगे बढ़ोगे बीच में बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, तो धीरे आगे बढ़ना है। चलिए, इनहेरिटेंस बायोलॉजी इनहेरिट है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है भाई? का मतलब ही होता है फ्रॉम जन टू जनरेशन। कि कोई कैरेक्टर, किसकी बात कर रहा है? कोई कैरेक्टर की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। ठीक है ना? किसका ट्रांसफर होने की बात कर रहा है भाई? कौन ट्रांसफर होगा? ट्रेट। ट्रेट बोलो या कैरेक्टर बोलो, मतलब लक्षण होता है हिंदी में। ठीक, आप गोरे हैं, आपका स्किन कलर बहुत ही फेयर कलर है, मस्त लाइट कलर है, आपके माता पिता से गोरापन आया कि नहीं? आपके स्किन का गोरापन माता पिता यस से आया सर। कि माता पिता से। माता पिता से आया था? तो जी सर। आपका गोरापन, आपके स्किन का कलर जैसा आपके बच्चे का भी तो ऐसे दिखेगा, फिर उसके बच्चे को दिखेगा ही नहीं उसके जैसा। तो धीरे धीरे एक कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कि यदि आपके माता जी गोरी हैं और पिताजी, चांस कितना था? हो सकता काला भी हो सकते थे, लेकिन गोरे होने का चांस कितना? तो यही चीज पढ़ना है हमको। मैं बोलूं, मदर को कोई ट्रेट है, कोई डिजीज है, फादर को डिजीज नहीं है, तो बच्चे को डिजीज होने के चांस कितना? यही चीज तो पढ़ना है हमको। तो कोई भी कैरेक्टर
जो पेरेंटल जनरेशन में है, माता पिता में है, वो F1 जनरेशन में जब जाता है, मतलब उनके बच्चों में जब जाता है, तो कितना परसेंट चांस है कि वो उस जनरेशन में जाए। फिर उसके बाद देखेंगे उसके बच्चे में कितना जाएगा, फिर उसके बच्चे में कितना जाएगा, ये पढ़ेंगे हम लोग। सर वॉइस क्लियर नहीं है क्या? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है सर। हाँ देखो भारती, तुम नेटवर्क में आओ, है ना? यस सर। जो बोला समझ में आया? जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब भी इनहेरिटेंस बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, देखो इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि जीवन से जीवन की उत्पत्ति हुई है। कोई एक छोटा सा माइक्रोब हुआ होगा पहले, जिससे हमारा निर्माण हुआ है, समझे? तब तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा ना। भाई आप कहां से बने हो? पत्थर से बने हो क्या, कि आपके माता पिता से आप बने हो? यस सर। फिर आपके माता पिता कहां से बने? उनके माता पिता से बने हैं वो। तो कहने का मतलब लाइफ से लाइफ की ओरिजिन हुई कि नहीं? यहां पर लाइफ से लाइफ की ओर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कोई भी कैरेक्टर एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जा रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, लाइफ बिगेट्स लाइफ। मतलब इनहेरिटेंस बायोलॉजी क्या बोलता है जी? इनहेरिटेंस बायोलॉजी क्या बोलता है कि जीवन से जो एक लाइफ से दूसरे लाइफ जा रहा है, और ये चलती ही जाएगी। हमको उसी का स्टडी करना है कि जब एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जा रहा है तो कितना परसेंट चांस है वहां पर जा रहा है, समझे? इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट। मतलब समझिएगा, मैं रहस्य की बात कर रहा हूं। इक्वल टू फिनोटाइप। कुछ समझ में आया कहानी? इसका मतलब क्या है? जीनोटाइप बता पाएंगे क्या है? यस सर। किसी एक जीव में उपस्थित उसके कंप्लीट जो जीनोम है उसको बोलते हैं जीनोटाइप, उसके जीन की पूरा स्ट्रक्चर को। देखिए भाई, जीनोटाइप क्या है, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं यहां पर बता रहा हूं एक एग्जांपल, कि मेरे पास एक मटर का दाना है। क्या बोल रहा हूं? मटर का दाना, पी सीड है। इस सीड के पास, मटर के दाने के, भाई क्रोमोसोम जोड़ी में होंगे कि नहीं? हमारे बॉडी में क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में होते हैं ना। कितना जोड़ी होते हैं हमारे बॉडी में? 23 जोड़ी, 23 पेयर। तो सेम ऐसे मटर में कितना होते हैं भाई, कोई बता पाएंगे? 7 पेयर्स। बिल्कुल। आप कितना होता है बोलने पर? कितना हो गया देखो जी? 7 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, 7 हो गया। यस सर। समझ में आया कि नहीं? ठीक। जी। अब मैं बात करता हूं मटर के प्लांट के हाइट की। हाइट को बढ़ाने वाला तो चौथे नंबर क्रोमोसोम पे पाई जाती है। क्या बढ़ाने वाला जीन? हाइट बढ़ाने में। यहां पाई जाती है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। देख लेना चौथा नंबर देखो। यस तो सर। मैं अगर बात करूं यहां बना रहा हूं, देखिए तो ये कौन सा नंबर का क्रोमोसोम है बताइए? 4 पेयर। बाकी भी है इसमें, बाकी और
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 पेयर को दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे एक जीन करता था, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, यहाँ पर करता हूं ऐसे। इसके पास जो काम कर रहा है, याद रखना, आगे जब मैं बात करूंगा, जैसे मैं लिखता हूं ना, तो समझ लेना ये एक्टिव फॉर्म में है, बोलते वाइल्ड फॉर्म, समझे। अगर मैं इसको छोटा कर दिया, कुछ भी लिखूं, ए बी सी डी, ये कुछ भी, मैं जैसे टी लिखा हूं यहाँ पर, कैपिटल टी मतलब एक्टिव फॉर्म है, स्मॉल टी मतलब कैसा फॉर्म है जी, रिसेसिव फॉर्म से। मतलब म्यूटेंट, समझ में आया ना। इसको और अब चाहे तो क्या बोल सकते हो, इसको डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म, जो बोलो मतलब वही है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डोमिनेंट, इसको रिसेसिव। कुछ समझ में आया कहानी। जी सर। तो मेरे को ये बताइए, जो लिया हूं, ये मटर के दाने में जो दो, इनके दो अलग अलग एलिल है, ये एलिल क्या होता है आगे बताऊंगा, जिन एलिल में क्या होता है। ये जो एलिल दिख रहे हैं, दो कैपिटल टी लिखा हूं ऐसे ऐसे है, ये कैपिटल टी कैपिटल जो लिखा हूं, ये क्या बताना चाहता है कि जो मटर का मैं दाना लेके आया हूं, उस दाने में ये कैपेसिटी है कि दो, उसके जो दो एलिल है दोनों काम कर रहे हैं और मटर के पौधे की हाइट को लंबा कर सकते हैं। कुछ समझ में आया। जी सर। किसको लंबा कर सकते हैं, मटर की, मटर से जो नया पौधा बनेगा ना, पौधे की हाइट, इस बीज को जब लगाओगे खेतों में, तो जो पौधा उगेगा, पौधे की हाइट कैसी होगी, लंबी होगी, ये दर्शा रहा है। तो यही था उसकी जीनोटाइप, यही क्या था इसका, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब क्या, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीन कैसा बना हुआ है, क्या काम करने वाला है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है, या एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, समझ रहे हो ना। यहाँ दोनों काम करने वाले हैं ना, दो एलील दिख रहे हैं, दोनों का जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी ही होगा, हो सकता है कैपिटल टी की स्मॉल टी हो सकता है स्मॉल टी हो, सब जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जीन का बनावट कैसा है, क्या दोनों जीन काम करने वाले हैं या एक जीन काम करने वाला और एक काम, तो ऐसा तीनों में से कुछ भी हो सकता है, देखो तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ समझ में आया। यस सर। ठीक, तो मैं अभी जो लिया हूं एग्जांपल के तौर पर, कैसा वाला लिया हूं बताइए तो, डोमिनेंट होमोजाइगस दोनों डोमिनेंट है। एलील काम करने वाले लिया हूं ना। यस सर। जब आप दुकानदार से ये सीड खरीद के इस प्रकार के बीज को, और आप खेतों में बो दिए, उसको लगा दिए खेतों में मिट्टी के अंदर, अब ना तो उसको खाद दे रहे हैं, ना ही वाटर दे रहे हैं, ना पड़ रहा है, तो क्या पौधे की हाइट बहुत लंबी होगी, नहीं होगी सर। नहीं होगी ना। जरूर इसके पास है कि ये कर सकता है पौधे की हाइट को लंबा, लेकिन उस पौधे की हाइट को लंबा करने आपको क्या देना पड़ेगा उसको, इन्वायरमेंट। ये, और इन्वायरमेंट, वाटर सफिशिएंट होना चाहिए, एयर अच्छे से मिलना चाहिए, लाइट उसको अच्छे से मिलना चाहिए, और मिनरल मिलना चाहिए, नहीं, इन्वायरमेंट है उसका, जब दोगे उसको, तब जाके सर दोगे। वॉइस कट रहा आवाज कट रही है क्या। जी सर, कट कट के आ रही है। जी सर, बहुत आवाज कट रही है।
अभी भी कट रहा है क्या? अभी ठीक है सर। अभी कट रहा है क्या, बताओ कोई। अभी नो सही आ सर, रही अभी है नहीं सर आवाज। ठीक है, तो लंबा हुआ कि नहीं? होगा। ऐसे क्या टॉल हुआ, टॉल तो लंबा, देखो। तो इसके पास उसको लंबा करने का ताकत था, को लंबा करने का ताकत था, इसे लंबा हो गया। लेकिन सिर्फ ताकत होने पर कुछ होगा क्या? यहां लिख दे रहा हूं, लाइट और मिनरल को यहां कर दे रहा हूं, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमको, बाकी मिटा दे रहा हूं मैं। अब बताइए, यही तो था जो हमको बाहर से दिख रहा है कि जीनोटाइप जैसा था, जैसा जबरदस्त था कि प्लांट की हाइट को लंबा कर सकता था, वैसा ही हमने उसको इन्वायरमेंट दिया तो प्लांट की हाइट लंबी हो गई, और जो लंबी हुई वही तो फिनोटाइप है उसकी। तो फिनोटाइप मतलब क्या समझे बताओ तो, जो बाहर से हमको दिखता है कि आप काले हो कि गोरे हो, आप बौने हो कि लंबे हो, ठीक है, आपको बाहर से जो देख के हम जज करते हो, बाहर से जो दिखता है वो कहलाता है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उस सेल के अंदर जो जीन का बनावट है कि कैसा बना है, काम करने वाला कि निकम्मा वाला, वो उसकी जीनोटाइप। तो केवल जीनोटाइप काफी नहीं है, जीनोटाइप और इन्वायरमेंट होंगे तब जाके आपको क्या दिखेगा जी। फिनोटाइप। इतना क्लियर है? यस सर। सर। चलिए दूसरा देखते हैं आप। एक एग्जाम्पल बगल में लिख दे रहा हूं, देखिए, बताइए इसके पास ताकत है कि नहीं बताओ तो, प्लांट क्या है कि नहीं? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। वॉइस सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, मिनरल्स। मैं क्या बोला, आपने सीड खरीद के लिया, सर आप लिखते हो वो भी लेट से दिखता है। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्यों? पानी गिरा है सर। अच्छा, आपकी तरफ पानी गिर रहा है क्या? आपकी तरफ पानी गिर रहा है क्या? यस सर। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं बताओ तो। जी सर, सुनाई दे रहा चलो, है। जितना चलता है चलाते हैं आज, है ना। चलाऊं आगे बढ़ाऊं? जी सर। देखिए, मैं क्या बोला, आप किसी दुकान में गए और दुकान से क्या लेके आ गए, मान लीजिए मटर का पौधा लेके आ गए, और जो मटर का पौधा लाए हैं ना, मतलब मटर का बीज लेके आए, सीड बीज लेके आए, और उस बीज में यह ताकत थी कि पौधे की लंबाई को बड़ा कर सकता था। अगर उस बीज को लगाते आप खेतों में तो जब पौधा बनता तो उसकी हाइट बहुत लंबी होती, हो सकता था। लेकिन आपने ऐसे जगह पे लगा दिया ना कि जहां पर ना तो मिट्टी अच्छा था, ना ही पानी अच्छे से मिल रहा था, पानी की कमी थी, एयर अच्छा नहीं था वहां का, लाइट नहीं मिल पा रहा है, आपने खेत में मिनरल भी नहीं छिड़का, खाद नहीं डाला, तो कुल मिला के क्या नहीं मिला उस बीज को? इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया अच्छे से। नहीं मिला। इन्वायरमेंट जब नहीं मिला, बताइए रिजल्ट क्या होगा? सर पौधा बौना होगा। बिल्कुल, देखो
ये देखो हाइट देख रहे हैं पौधे का, तो प्लांट हाइट क्या हो गया, ड्वार्फ, बौना हो गया। तो ये अभी का फिनोटाइप है। समझ में आया कहानी? यस सर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि केवल ही केवल मतलब फिनोटाइप को अच्छा आने के लिए केवल जीनोटाइप का होना जरूरी नहीं है, और क्या चाहिए साथ में? साथ में क्या चाहिए बताओ? इन्वायरमेंट चाहिए। मेरे को एक इन्वायरमेंट, चीज बताइए। इन्वायरमेंट का होना भी जरूरी है। बिल्कुल इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपका एग्जांपल लेके बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए आप लोगों में नेट निकालने की ताकत है, नो डाउट ताकत है आप में, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या बिना कहीं किसी के गाइडेंस के कर सकते हो? नहीं। बताइए। नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा करने में। आप में पूरा काबिलियत है, आप में इतनी पोटेंसी है, इतनी ताकत है कि नेट निकाल सकते हो, बस आपको इन्वायरमेंट चाहिए। और वो इन्वायरमेंट कौन दे रहा है आपको बताओ तो? बताओ इन्वायरमेंट कौन दिया आपको? आप सर। पोटेंशियल। इधर से मैं दे रहा हूं, लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर हैं, केवल मैं नहीं, मेरे साथ साथ नेटवर्क भी तो अच्छा होना चाहिए ना। फैमिली। जी सर। सुनो मेरी बात, मेरे साथ साथ पहले तो मोबाइल का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज, आप जहां पढ़ रहे हो आसपास के माहौल में शोरगुल नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये सब इन्वायरमेंट है। आप में ताकत है, लेकिन क्या बाहरी चीजें आपको अवेलेबल हो पा रही है कि नहीं? और बाहरी चीजें जितना भी है सब इन्वायरमेंट है। तो एबिलिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट दिखेगा। और जो रिजल्ट आपको दिखेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? फिनोटाइप। आपके नॉलेज में ग्रोथ होगी, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। और नॉलेज क्या बढ़ना ही क्या कहलाएगा? फिनोटाइप बढ़ रहा है, बढ़िया हो रहा है। समझ में आया कहानी? यस। ठीक, यदि समझ में आया तो यस करके फटाफट भेजेंगे। सृष्टि तुमको समझ में आया कि नहीं? ठीक है चलिए भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आप किस देखो किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करेंगे। अब हम किसी बीज को भी ले सकते थे ना, किसी बीज को भी ले सकते थे आप। ठीक है, जैसे ये निकम्मा वाला बीज, इसको इन्वायरमेंट दो कि ना दो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ताकत ही नहीं है प्लांट की हाइट को लंबा करने के लिए। इसलिए जिसमें ताकत है, जैसे ये पौधे की हाइट को लंबा कर सकता है, ये भी कर सकता है। और इसको कुछ भी कर दो, तीसरे वाले को कुछ भी कर दो, कितना भी इन्वायरमेंट दे दो, हवा पानी मिनरल कितना भी दे दो भाई, ये नहीं बड़ा कर सकता। क्या हो जाएगा? द्वार। उनमें ताकत ही नहीं है ना। समझे कि नहीं? समझे कहानी कि नहीं? ऐसा वाले बीज को इन्वायरमेंट दे दो, पौधे की हाइट टॉल हो जाएगी। ऐसे वाले बीज को इन्वायरमेंट दे दो, हाइट टॉल हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। इसको कितना भी इन्वायरमेंट दो आप, नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? केवल इन्वायरमेंट कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो ताकत ही नहीं है ना। इसमें हाइट को लंबे करने की ताकत ही नहीं है। क्लियर है? सुन पाए कि नहीं? यस सर।
ठीक, तो इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया भाई, देख लेते हैं। इनहेरिटेंस आर डील्स विद, डील्स मतलब एक्सप्लेन करना होता है भाई, डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर भाई, याद रखना ना, एक बार बोल चुका हूं मैं, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना होता है। ठीक, कहां बोलने पर, एक्रॉस जनरेशन, एक्रॉस जनरेशन। ठीक है, कहानी समझ में आया। तो केवल जीनोटाइप का होना काफी नहीं होता, जीनोटाइप जिस प्रकार का है, अगर वैसा फिनोटाइप चाहते हो तो क्या होना जरूरी है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होना जरूरी है। जैसे मैं बोला, इसके पास जीनोटाइप है कि पौधे के हाइट को बड़ा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या दे दो उसको, इन्वायरमेंट तो बड़ा कर सकता है। यदि उसके पास ताकत तो है लेकिन आपने इन्वायरमेंट नहीं दिया तो हाइट छोटा हो जाएगा। समझे कहानी। यस सर। ठीक, लेकिन जिसके पास ताकत ही नहीं है, बताइए, जैसे इसकी बात कर लो, इसके पास ताकत ही नहीं है, कितना भी इन्वायरमेंट दो, लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, देखो ये कितना भी इन्वायरमेंट दो, पौधे की हाइट को लंबा कर पाएगा क्या, नो सर। नहीं। ताकत होना चाहिए सबसे पहले बात, उसके पास वो जीनोटाइप होना चाहिए जैसा फिनोटाइप आप चाहते हो, तब इन्वायरमेंट यहां पर मैटर करता है। इन्वायरमेंट है तो बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा इनहेरिटेंस के मैं हिस्ट्री की तरफ बढ़ता हूं। हिस्ट्री में सबसे पहला देखिए भाई, पहला स्टेप प्री फॉर्मेशन थ्योरी, कि इनहेरिटेंस पढ़ना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर को पढ़ना है, तो सबसे पहला थ्योरी था हमारे पास प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री मतलब पहले होता है, फॉर्मेशन मतलब बनना होता है। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जब हमारे बॉडी में कुछ गैमिट बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओवा बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या बनता है, ये स्पर्म बन गया, मान लीजिए, ये मान लीजिए स्पर्म बन गया, स्पर्म, और ये क्या बन गया, ओवा। सुन पा रहे हैं मेरी बात, यस सर। ये ओवा था। तो ये थ्योरी क्या बोलता है कि जो गैमिट रहता है स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा में पहले से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन चुके होते हैं। जैसे स्पर्म मान लीजिए ये, और ओवा में देख लीजिए ये, कुछ समझ में आ रहा है, देख रहा है, देखो डायग्राम, स्पर्म या ओवा में पहले से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस थ्योरी के अनुसार ऐसा होता है। समझ में आया। आप खुद सोचिए ना, जिस समय कुछ नहीं पता था उस समय इतनी बड़ी बात बोले थे, कुछ नहीं पता था कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो बच्चा कैसे बनता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था, तब बोला गया था ये। तो सोचिए, अब मैं क्या बोला कि गैमिट में बोले तो स्पर्म और पहले से कोई ऑर्गेनिज्म, छोटा सा ऑर्गेनिज्म तैयार रहता है, उसको बोलते हैं हम मिनिएचर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको जी, मिनिएचर ऑर्गेनिज्म। इसी को बोलते हो होमोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसी को आप, होमोन्यूक्लियस। होमोन्यूक्लियस। मतलब मैं एक लाइन में बोल सकता हूं आप कि स्पर्म या ओवा में बोले तो एक साथ गेमिट में पहले से होमोन्यूक्लियस बन के तैयार रहता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार रहता है। ठीक, जब उनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब इस, देखते रहना ये, देखो दिखा आपको, क्या हुआ बताओ जी,
यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इधर का एक ऑर्गेनिज्म था, ये इधर का एक ऑर्गेनिज्म था। तो फर्टिलाइजेशन होते समय इन दोनों में से कोई एक ऑर्गेनिज्म ही आगे डेवलप होता है, दूसरा वाला खत्म हो जाता है। ये बोला गया इस थ्योरी में। कोई एक, दोनों में से कोई एक डेवलप होगा, एक खत्म हो जाएगा। समझ में आया कहानी? हो सकता है स्पर्म वाला या हो सकता है ओवा वाला खत्म हो जाए, कोई भी एक खत्म हो सकता है, और जो बचा वही आगे डेवलप होगा और वही जाके आगे एक ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा। आगे वही क्या बनाएगा जी? एक ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा। ये देखिए, कुछ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग? यस सर। हाँ। यस सर। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्यों बोले, सुनिए। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाती है। देखो तो गैमेट के अंदर, जबकि हम रियल में जो पढ़ते हैं, बाद में आप जो पढ़ते हैं, हम लोग में जो पढ़ते हैं, क्या होता है कि स्पर्म ओवा मिलता है, उसके बाद ही तो बच्चा पैदा होता है ना, पता है? यस। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि स्पर्म ओवा मिलने से पहले बन चुका है ऑर्गेनिज्म, इसलिए बोला गया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। फर्टिलाइजेशन से पहले की ऑर्गेनिज्म है ये। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन केवल एक स्टिमुलेशन का काम करता है। क्या स्टिमुलेशन? कि जो दो मिनिएचर ऑर्गेनिज्म तरफ से, मतलब स्पर्म और ओवा तरफ से आ रहे हैं, उसमें ना और एक को खत्म कर देना। तो फर्टिलाइजेशन का काम करता है एक को डेवलप कराने में, जबकि ऑर्गेनिज्म तो फर्टिलाइजेशन से पहले बन चुका है। क्लियर है? यस सर। चलिए मैं कमेंट में क्या लिखूं, देखिए अब, फर्टिलाइजेशन इज ओनली फॉर स्टिमुलेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक इन दोनों में से कोई एक डेवलप नहीं होगा आगे। फर्टिलाइजेशन होते ही दोनों में से कोई एक डेवलप हो जाएगा और एक खत्म हो जाएगा। ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, यहां पर मिनिएचर ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इट डेवलप ओनली, कब जी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म तो पहले से बन रहा है, लेकिन डेवलप कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर ये थ्योरी समझ में आया तो यस करके फटाफट भेजेंगे। ठीक, बढ़िया। चलिए अगला थ्योरी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मोल बायोलॉजी समझना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। अगला थ्योरी एपिजेनेसिस थ्योरी। अगला है एपिजेनेसिस थ्योरी। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो क्रोमोजोम होता है ना, जो क्रोमोजोम होता है, चलिए मैं यहाँ पर एक आध पे ले लेता हूं, फिर बात करते हैं।
देखिए भाई कि जो क्रोमोसोम होता है वो दो फॉर्म में मिलता है। पहला फॉर्म क्या होता है कि जो डीएनए है और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में लपेटा होता है। कौन से प्रोटीन के ऊपर में? हिस्टोन प्रोटीन। देखो ये कौन सा प्रोटीन बताओ तो जी? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन। चलिए इस कैसे करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूं अभी। ये समझ लीजिए डीएनए लपेटा हुआ है इसके ऊपर में। अब जैसे लपेटे उसको लपेटा हुआ है समझ। ये ठीक है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए था मान लीजिए, ये ऐसे ये लपेटा हुआ। तो जब डीएनए लपेटा होता है ना हीटर के ऊपर में, तब ये डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। डीएनए कैसा फॉर्म में है? इनएक्टिव। और डीएनए इनएक्टिव मतलब ये है कि हिस्टोन के ऊपर लपेटा हुआ इसलिए इनएक्टिव है वो। उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। कुछ समझ में आया? यस सर। कुछ समय बाद क्या होता है देखिए, तो यही बदल जाती है और इसके हिस्टोन प्रोटीन एक तरफ सरक जाते हैं। मान लीजिए ऐसा सरक गया, देखो 3 3 6 3 10 तो बनाए, 10 तो बना लेते हैं। चलिए 3 3 6 2 8 9 10। देखिए ध्यान से, मैं आपको बोला ये देखो, ये देखो। अब डीएनए इधर खुला हुआ कि नहीं बताओ तो? इतना यस सर। मैं क्या किया, सारे हिस्टोन को एक तरफ इधर क्या कर दिया, देखो तो इधर। हिस्टोन को इधर क्या कर दिया, हिस्टोन को ऐसे सरका दिया ना। यस सर। खुद सोचो ना जी इधर। चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम और बना ही दे रहा हूँ इधर। इधर भी हिस्टोन था भाई, ऐसे पूरा होता ही है सब ऐसे। आपको सिर्फ फोकस करना है एक जगह पे। ये हिस्टोन था, डीएनए लपेटा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अलग, वो अलग जीन था इसलिए मैं उसको कलर को ना अलग कर दे रहा हूँ। हमको उसको ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि हाँ बगल में भी था ऐसा। ये देखो, हमको उसको ध्यान नहीं देना है। ये देखो, ये हमको सिर्फ ध्यान देना है इसको। तो जब ये हिस्टोन इधर इस साइड पे सरक गया ऐसे करके, इधर सरक गया ऐसे, तो इतना एरिया खाली हुआ कि नहीं इतना? यस सर। तो इतना एरिया क्या कहलाएगा भाई अब फिर? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कहलाता है। केवल इतना को ध्यान दीजिए, उतना कहलाएगा यूक्रोमेटिन। ये कहलाता है इतना। डीएनए क्या हो गया यहाँ पर देखिए, डीएनए अब एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब क्या हो गया? यू क्रोमेटिन। क्योंकि हिस्टोन में क्या हो गया जी, हिस्टोन में स्लाइडिंग हो गया, हिस्टोन स्लाइड होके चला गया। ये देखो
ऐसा। तो ये एरिया हो गया खाली, ये हो गया एक्टिव। तो इसको फिर हिस्टोन में इधर सरका के यहां ला सकते हैं ऐसे करके, ऐसे फिर वापस ला के ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इतना एरिया दिख रहा है अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो अभी इतना एरिया कैसे हो गया, कभी एक्टिव फॉर्म में आ गया। यही तो हो रहा है ना, यस सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बस मेरे को एक चीज इतना बता दीजिए आप लोग, क्या डीएनए के बेस पेयर में कोई चेंज कर रहा हूं क्या मैं? नो सर। मान लीजिए मैं बोलूं आपको, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं यहां पर जीन 1 था, जीन 1 था, और यहां पर जीन नंबर 2 था, जीन 2 था। अब बताइए, जीन 1 है और यहां पर जीन 2 है, बताओ पहले के केस में कौन एक्टिव है, बताओ तो। जीन ऊपर 1 केस में एक्टिव है सर। एक्टिव है, और जीन 2 कौन से फॉर्म में, हेटेरोक्रोमेटिक फॉर्म में इनएक्टिव है। दूसरे में बताइए भाई, नीचे वाले में बताइए। जीन 2 एक्टिव है सर। और जीन 1 इनएक्टिव हो गया। तो जहां पर हिस्टोन लपेटा जाता है ना, वो इनएक्टिव हो जाता है। और इस प्रकार से हिस्टोन का लपेटना, अलग होना, लपेटना, आपको सिर्फ फोकस कहां करना था अभी, कौन से जीन पे फोकस करना था? एक्टिव। जीन नंबर बताओ ना जी। जीन नंबर 2 सर। 2 पर, 1 को अभी ध्यान मत दो, जीन नंबर 2 को देखो ध्यान से। कभी हेटेरोक्रोमेटिन था, फिर यूक्रोमेटिन बन गया, फिर हेटेरोक्रोमेटिन, फिर यूक्रोमेटिन, ये चल रहा होता है। और इस प्रकार से डीएनए का बदलते रहना क्या कहलाता है भाई? क्रोमोजोम रिमॉडलिंग, डीएनए रिमॉडलिंग, नाम सुने हो कि नहीं? यस सर। डीएनए रिमॉडलिंग। और ये होने के कई सारे प्रोसेस हैं, मेथाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, समझ रहे हो ना, ये पढ़ेंगे आगे हम। ये चल रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन, ये चल रहा है। तो बताइए, डीएनए तो वही है ना, ये जो डीएनए दिख रहा है आपको, डीएनए डीएनए तो वही यहां भी था, और डीएनए वही भी यहां भी था। इस डीएनए में जितना बेस पेयर था, जितना बेस पेयर था, बेस पेयर समझते हो ना, ए टी सी जी पढ़े हो ना, यहां भी उतना ही था। यस सर। कि बेस पेयर में कोई चेंज किया हूं यहां पर, नहीं किया हूं ना। तो अब मैं एक बार सेव करता हूं, फिर बात करता हूं, रुकिए। देखिए, यहां भी वही डीएनए, यहां भी वही डीएनए, यहां जितना बेस पेयर, यहां इतना बेस पेयर, लेकिन ऊपर वाले केस में जीन 1 एक्टिव है और नीचे वाले केस में जीन 2 एक्टिव है। कुछ समझ में आया? यस सर। तो आप ये बताइए, बेस पेयर में बिना चेंज किए, मैं क्या बोला, बेस पेयर में बिना चेंज किए जीन की एक्टिविटी में चेंज कर दे रहा हूं कि नहीं? यस सर। तो जीन के बाहर में कुछ बदलाव करके जीन की एक्टिविटी को बदल दे रहा हूं, जीन के बेस पेयर में बिना चेंज किए कर रहा हूं, इसी को बोलते हो एपिजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको आप? एपिजेनेसिस। एपी मतलब ऊपर ही ऊपर, जेनेसिस मतलब जीन, जीन के ऊपर ही ऊपर बदलाव करके, बेस पेयर में ना बदलना, बेस पेयर में नहीं बदलना है, बेस पेयर के अलावा उसके ऊपर में बदलाव करके जीन की एक्टिविटी को बदल देना। पहले के केस में जीन 2 एक्टिव है, दूसरे केस में जीन, सॉरी, पहले के केस में जीन 2 इनएक्टिव है और जीन 1 एक्टिव है, दूसरे केस में जीन 1 इनएक्टिव है, जीन 2 एक्टिव है। जबकि बेस पेयर में कोई छेड़खानी नहीं किया हूं, मैं केवल हिस्टोन प्रोटीन को इधर उधर सरका दिया हूं। इसी को बोलते हो एपिजेनेसिस। और इस प्रकार की थ्योरी क्या कहलाती है? एपिजेनेसिस थ्योरी। मान लीजिए, बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए जीन 1 एक्टिव होता तो मेल कैरेक्टर को बनाता, क्या बनाता बोल रहा हूं मैं? मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर। और एक्टिव होता तो फीमेल कैरेक्टर। तो बताइए, जीन 1 एक्टिव हो तो कौन सा कैरेक्टर बोला मैं?
मेल कैरेक्टर। मेल कैन मेल कैरेक्टर। और जीन टू एक्टिव है तो फीमेल कैरेक्टर। फीमेल कैरेक्टर। देखते रहे ना भाई, जीन वही है ना, जीन वही है, यस लेकिन एपिजेनेसिस की वजह से ये अलग अलग दो तरीके का कंडीशन क्रिएट कर सकता है। या तो वो मेल कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है या तो फीमेल कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है। अगर ऐसा केस हो गया तो मेल मेल बनेंगे भाई, इससे इससे बनने वाला जो भी बंदा बनेगा वो मेल बनेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फीमेल बनेगा, फीमेल वाला एक्टिव हो जाएगा। समझे कहानी? यस सर। यस सर तो एपिजेनेसिस थ्योरी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए आप। अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं कि स्पर्म मिला, ओवा मिला, ये देखो, ये स्पर्म, अब ये ओवम। जब दोनों मिले तो प्रोसेस क्या हुआ जी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए अब सेल धीरे धीरे डिवाइड होते जा रहा है भाई, ये ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, समझ रहे हो ना? 8 सेल स्टेज बढ़ रहा है, देखो तो धीरे धीरे सेल की यस सर। संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो अर्ली डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये जो अर्ली डेवलपमेंट हो रहा है, यहां तक मैं मान लीजिए अर्ली डेवलपमेंट बोलता हूं, यहां तक, यहां तक, ये मान लीजिए पूरा क्या था, ये यहां तक अर्ली डेवलपमेंट। तो अर्ली डेवलपमेंट में मेल और फीमेल जो भी बनता है उसका कैरेक्टर सेम होता, मेल फीमेल जो भी बनता है उसका कैरेक्टर सेम होता, बोला हूं, समझ रहे हो ना? मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब मैं इसी को यहां बना रहा हूं, देखिए यहां पे ये क्या था बताइए आप? जाइगोट, देखते रहना, जाइगोट। जाइगोट में अर्ली डेवलपमेंट होते गया, देखो कई सारे सेल वाला स्टेज बन गया, ये देखो, ये दिख रहा है ना हम लोग को डायग्राम? यस ये यहां तक कौन सा डेवलपमेंट है बोल रहा हूं मैं? अर्ली डेवलपमेंट, यहां तक। लेकिन यहां तक सबका सेम है। अर्ली डेवलपमेंट कैसा है बोल रहा हूं? सेम फॉर बोथ, मतलब मेल बने या फीमेल बने, यहां तक सबका समान होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब जब ऑर्गन बनना शुरू होते हैं ना, जब ऑर्गन बनना शुरू होते हैं, अब देखिए अब क्या बनना शुरू हो जाएगा भाई, इधर इधर हाथ बनना शुरू हो जाएगा, देखो तो इधर पैर बनना शुरू हो जाएगा, देखो ये दिख रहा है ना? Yes. और लेटर डेवलपमेंट में बाद में देखो, ये अब मेल का डेवलपमेंट अलग होगा, फीमेल का डेवलपमेंट अलग होगा। अगर मेल बन रहा, मान लीजिए मेल बन रहा है, तो मेल में क्या बनेगा? ऐसे टेस्टिस। फीमेल है तो क्या बनेगा भाई? ओवरी। ओवरी। मेल है तो यहां पर पेनिस बनना शुरू हो जाएगा, पेनिस, पेनिस बॉडी, ठीक। फीमेल है तो क्या बनना शुरू हो जाएगा भाई? यूटेरस। समझ रहे हो कि नहीं? अब ऑर्गन बनना शुरू हो रहा है, देखो ये, समझे कहानी? यस सर। तो जब अर्ली डेवलपमेंट दोनों का सेम टू सेम था, तो बाद में क्यों बदल गया? तो एपिजेनेसिस थ्योरी वो क्या बोलता है कि कोई भी एम्ब्रियो बनता हो, चाहे मेल या फीमेल बनता हो, तो अर्ली डेवलपमेंट शुरू सेम सेम होता है, और बाद में जब ऑर्गन बनना शुरू होते हैं तो
अलग अलग ऑर्गन डेवलप होते हैं, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर एपिजेनेसिस वाली प्रोसेस होती है। खुद देखिए ना, इसमें भी जीन 1 जीन 2 था, मान लीजिए इसमें भी जीन 1 जीन 2 था, यहां पर जीन 1 और जीन 2 था, यहां भी था जीन 1 था और जीन 2 था। लेकिन जब यहां पर आए हम तो जीन 1 और जीन 2, जीन 1 और जीन 2 में से मैं डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं। बताओ पहले के केस में, ये पहला केस था हमारा, ये दूसरा केस था। पहले के केस में बताइए, यहां पर इसके आधार पर बताइए कौन सा जीन एक्टिव होगा जिससे मेल बना है भाई, बताइए। जीन 1 सर। जीन 1 मतलब जो जहां पर मेल बन रहा है वहां की हर एक सेल में कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन, मतलब जीन 1 एक्टिव होगा, जीन 1 एक्टिव होगा, और जीन 2 कैसे हो जाएगा भाई, इनएक्टिव। खत्म, ये एक्टिव होगा। जबकि दूसरे केस में बताइए क्या होगा, फीमेल कैरेक्टर बन रहा है तो जीन 2 एक्टिव होगा फीमेल सर। जीन 2 कैरेक्टर। एक्टिव दिख रहा है तभी तो काम करेगा ना जी। जीन 2, जीन 2 बनेगा तो फीमेल कैरेक्टर देखो, ये फीमेल कैरेक्टर देखो, ये यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन है, अभी जीन 1 यहाँ पर जीन 1 इनएक्टिव हो गया, यहाँ पर जीन 1 कैसा हो गया, यहाँ पर इनएक्टिव, यहाँ पर जीन 1 कैसा था, एक्टिव। समझ रहे हो ना? यस। तो बताइए दूसरे केस में कौन एक्टिव हो गया, जीन 2, कौन इनएक्टिव हो गया, जीन 1। तो बताइए अर्ली डेवलपमेंट तक सब कुछ सेम था कि नहीं, बताओ। यस सर। जबकि अर्ली डेवलपमेंट के बाद जब लेटर स्टेज में डेवलपमेंट हुआ, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एट लेटर स्टेज डेवलपमेंट, बाद में जब देखें तो इनमें से कोई एक जीन ही काम किया, दूसरा जीन काम नहीं किया। तो अब बताइए ऐसा क्या हुआ होगा, जीन काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा है, और मेल में अलग फीमेल में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये हुआ होगा, ये कि हिस्टोन प्रोटीन सरक गए होंगे और एक जीन को ढक दिए होंगे हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में, तो एक जीन एक्टिव होगा तो चाहे मेल बना सकता है, या फिर दूसरा हुआ होगा किसी और में इधर सरक गया होगा, किसी और को ढक दिया होगा, ये खुला हो गया होगा तो यहां से कुछ और बन गया होगा, तो एक तरफ मेल बनेगा एक तरफ फीमेल बनेगा। समझे कि नहीं? यस सर। देख लेते हैं, कमेंट देख लेते हैं। देखो एपिजेनेसिस क्या था बोलने पर, इन अर्ली स्टेज द सेल ऑफ मेल एंड फीमेल एम्ब्रियो, मेल बने फीमेल बने, आर सिमिलर, अर्ली में सिमिलर होता है, एंड ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लेटर स्टेज, बाद में ऑर्गन बनना शुरू होते हैं लेटर स्टेज डेवलपमेंट। अब देखो विदाउट जेनेटिक चेंज, मतलब बेस पेयर बिना चेंज किए, इसका मतलब वही था ना, विदाउट बेस पेयर चेंजेस, ठीक, विदाउट बेस पेयर चेंजेस, चेंज इन ओनली कहां पे जी, कैरेक्टर, जीन में बिना चेंज किए कैरेक्टर में चेंज कर दिया हमने, बेस पेयर में बिना चेंज किए कैरेक्टर बदल दिया। देखिए यहां तक तो सबका सेम था, ऊपर तक सबका सेम था, नीचे जब देखे तो अब कैरेक्टर बदल गया, एक तरफ मेल बन गया मेल कैरेक्टर, एक तरफ क्या बन गया, फीमेल कैरेक्टर। क्या जीन में कोई बदलाव किया हमने, जीन को कोई काटे फीटे या बेस पेयर को चेंज किए? नहीं। नो सर। बताइए, नहीं किए। अब बिना बेस पेयर में चेंज किए हमने कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया, तो इसी को बोला गया क्या, एपिजेनेसिस थ्योरी। समझ में आया? एक लाइन में क्या यस बोलोगे, सर। एपिजेनेसिस थ्योरी क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अर्ली डेवलपमेंट बराबर होता है, सेम होता है, बाद में जब ऑर्गन बनना शुरू होते हैं ना, अब वहां से जिन में बिना बदलाव किए उसके कैरेक्टर में चेंजेस आ जाता है। कौन थ्योरी बोलता है, इस प्रकार की थ्योरी क्या कहलाता है जी, एपिजेनेसिस थ्योरी। एपिजेनेसिस। ऐसा क्यों संभव है बोलने पर, कुल मिला के क्रोमोजोमल रिमॉडलिंग की वजह से या फिर डीएनए के रिमॉडलिंग की वजह से। इतना यदि समझ में आया तो यस करके भेजेंगे, सब भेजेंगे भाई, जो जिनको समझ में आया सब भेजेंगे।
ठीक, बस एक चीज समझना, जहां पर हिस्टोन होगा ना, हिस्टोन बस तबाही करता है डीएनए को, डीएनए काम नहीं कर पाता। जहां पे हिस्टोन होगा डीएनए खत्म, हिस्टोन हटेगा तो डीएनए काम करना शुरू। और हिस्टोन लपेटा हुआ है तो हेट्रोक्रोमेटिन, हिस्टोन नहीं है, खुला खुला है तो यूक्रोमेटिन। यू मतलब रियल होता है, रियल वास्तविक क्रोमेटिन है वो। ठीक है, चलिए अगला थ्योरी देखिए, पैनजेनेसिस थ्योरी। पैनजेनेसिस थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो देखिए ध्यान से। ये क्या बोलते हैं भाई, कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, एक पेज लेता हूं, रुकिए फिर बात करते हैं। यहीं पर छोटा सा बनाना डायग्राम, चलिए। दिख रहा है, इसमें से एक मेल है भाई, ये मेल और मान लीजिए ये फीमेल। इनका गोनड तो यहां पास होगा ना, यहां पर गोनड होगा, यहां पर इसके आसपास, समझे? यस सर। गोनड मतलब जहां पर स्पर्म और ओवा बनते हैं उसको गोनड बोलते हैं भाई। चलिए, तो क्या बोला गया, देखिए ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा हूं। पहले तो सेव करते हैं इसको एक बार। मैं क्या बोल रहा हूं कि पैनजेनेसिस थ्योरी जो दिया गया था ना, कभी डार्विन नाम सुने हो? बाई यस सर। चार्ल्स डार्विन। डार्विन के बारे में बहुत पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, देखिए क्या बोला गया इनके द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि भैया चाहे मेल हो कि फीमेल हो, उनके बॉडी के हर एक पार्ट से, जैसे आंख से, सिर से, हाथ से, समझ रहे हो ना, पेट से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, पैर से, नाखून से, बॉडी के जितना पार्ट है हर पार्ट से छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल यहां पर ट्रांसफर होते हैं। कुछ छोटे छोटे बॉडी पार्ट ट्रांसफर होते हैं, एकदम छोटे छोटे बॉडी पार्ट ट्रांसफर होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट से। कहां पे आते हैं बोला? गोनेट्स में। बॉडी के हर एक पार्ट से आएंगे बोला है, याद रखना। हर पार्ट मतलब हर पार्ट से, चेहरे से, नाक से, कान से, समझ रहे हो ना? बॉडी के हर एक पार्ट से यहां पर ट्रांसफर होंगे बॉडी पार्ट, और ट्रांसफर होके आते हैं। उनको उन्होंने नाम दिया जेम्यूल या पेंजिन। क्या बोला उनको जी? ये क्या थे जेम्यूल। सब? जेम्यूल या पेंजिन। ये ट्रांसफर होके आ रहे हैं ना, ये सब क्या है? बॉडी के हर एक पार्ट से। यहां भी ऐसे आ रहे हैं, देखो यहाँ भी कहां पे आ रहे हैं बताओ? गोनड में। और गोनड में आके स्टोर होते हैं वो सब। क्या होते हैं भाई गोनड में आके? देखो दिख रहा, स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया, देखो। यस सर। देखते रहना मैं जो बोल रहा हूँ बस। गोनाड, गोनाड मेल है तो क्या होगा? गोनाड मतलब टेस्टिस। फीमेल है तो क्या होगा भाई? दो टेस्टिस, दो ओवरी होते हैं। मैं कितना दो दो बनाऊंगा बीच। अब टेस्टिस से क्या बनता है बताओ? स्पर्म्स। सब बनता है ऐसे। और ओवरी से क्या ओवम। अब देखिए जितना वो सभी जेम्यूल्स इस आते हैं बोला अरविंद ने, इसके अंदर आते हैं। और ये सभी जेम्यूल कहां पे? फीमेल तरफ से ओवा में। क्या देखो, इधर ओवम में आ गया। जब दोनों फ्यूज होंगे, बताओ
जैगोट बनेगा ना, जैगोट से बच्चा बन जाएगा। कुछ समझ में आया कहानी? सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर, आगे आप बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रहा है कि नहीं आवाज? जी सर, जी अभी आ रही है। आया समझ में। ठीक, हाँ हाँ ना बोलना, तब तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं जी सीधे सर। सीधे ये बोल रहा हूं, देखो डार्विन ने क्या बोला, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बॉडी के हर एक पार्ट से छोटे छोटे बॉडी पार्ट, जिसको पेंजिन या जेमिल बोला गया, आकर के गोनड में जमा हो जाते हैं। और मेल है तो स्पर्म के अंदर आ जाते हैं वो, और फीमेल है तो ओवम के अंदर आ जाते हैं। और स्पर्म ओवम जब फ्यूज होता है, प्रोसेस क्या करता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन। बनता है? जैगोट बनता है, और जैगोट से एक बच्चा बन गया। देखिए ये बच्चा बन गया ना, ठीक, ये चाइल्ड बन गया, देखो बन गया। अब सोचिए, यदि मान लीजिए मेल तरफ से मान लीजिए कान से कोई जमीले पेंजिन नहीं आया था। कहां से नहीं आया था बोला मैं? कान से। कान से नहीं आया था, तो बच्चे का कान नहीं बनेगा। मेरी बात को समझो। यस सर। यदि यदि किसी एक तरफ से किसी एक जगह का जमील नहीं आया है ना, पेंजिन नहीं आया है, तो बच्चे में उस चीज की कमी होगी। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए फीमेल तरफ से वो लीवर बनाने वाला, लीवर वाला जम्यूल नहीं आया था, वहां पर पेंजिन नहीं आया था, लीवर पेंजिन, तो बच्चे में क्या नहीं बनेगा? लीवर। लीवर। लीवर लीवर नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। इन दो किसी एक में यदि मान लीजिए नाखून बनाने वाला जो पेंजिन वो नहीं आया है, तो बच्चे में क्या नहीं बनेगा? नाखून। समझ नाखून। में आया अब? नाखून। इसका मतलब यदि जी सर। बच्चे में सब चीज बन रहा है, पूरा बॉडी पार्ट बना है, इसका मतलब मैं मदर और फादर के हर एक बॉडी पार्ट से छोटे छोटे पेंजिन या जम्बी लाके कहा हुए थे बोला? गोनेट्स में। गोनड में। और गोनड के जरिए कहां पे आए थे वो? गैमीट में, स्पर्म या गैमेट्स में। में। और गैमेट से कहां पहुंचे वो? जैगोट में। और जैगोट से बच्चे में पहुंच के बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो गया। बच्चे में जिस जगह का जेम्यूल या पेंजिन नहीं मिलेगा, बच्चे में वह पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, कमेंट देख यस लेते हैं, सर। देखिए। फ्रॉम ईच बॉडी पार्ट स्मॉल स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सिग्नल लेके आता है, इंफॉर्मेशन टू डेवलप दैट पार्टिकुलर बॉडी पार्ट। हर एक जेम्यूल बॉडी पार्ट कि ब्रेन से कोई जेम्यूल आ रहा है तो क्या बनवाएगा आगे जाके? ब्रेन ही बनाएगा वो। दांत से कोई आया तो टीथ बनाएगा बच्चे में, जीभ से आता तो जीभ बनाएगा, कान से आता तो कान बनाएगा। समझ रहे हो ना? हर बॉडी पार्ट इंफॉर्मेशन देता है। दिस जेम्यूल आर ट्रांसमिटेड थ्रू, कहा किसके द्वारा जाता है जी? गैमिट मतलब स्पर्म और ओवा। गैमिट का मतलब क्या होता है? स्पर्म ओवा। स्पर्म और ओवा को एक साथ गैमिट बोलते हो ना? ये तो जो पेंजिन नहीं पहुंचा बच्चे में, बच्चे में वह पासिंग रहेगा, नहीं बनेगा। ये बोलना है जेनेसिस का, बोलना है पेंजेनेसिस थ्योरी का बोलना है। कि ये बोलने पर चार्ल्स डार्विन ने बोला। क्या आपके समय क्या अब के समय पर यह लागू होगा क्या? नो सर। बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। अब तो हम पूरा एक एक क्रोमोसोम में एक एक जीन को पता कर लिए हैं कि कौन सा जीन नहीं होगा तो क्या बनेगा, कौन सा जीन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, ये बात पता कर लिया। अब सोचो ना, डार्विन तब बात किया था जब दुनिया को कुछ पता नहीं था कि बॉडी के पार्ट कैसे बनते हैं, तब इतनी बड़ी बात कही थी। समझ में आया ना? यस सर। यस सर।
ठीक, यदि इतना समझ में आया तो प्लीज एक बार यस करके रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया। ठीक, 20 लोग जुड़े हैं, केवल 8 है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं आप। आखिरी थ्योरी देखो, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया था अगस्त विजमैन ने। अगस्त विजमैन आप पढ़े भी होंगे इवोल्यूशन में। छोड़िए, इधर देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक। ये ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के सेल का बना होता है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। आप भी 2 प्रकार के सेल के बने हुए हैं। सबसे पहला तो सोमेटिक सेल, आपके बॉडी पार्ट का जितना हिस्सा दिख पा रहा है आपको, बॉडी का सेल क्या कहलाता है जी? सोमैटिक सेल। बिल्कुल, आपके बॉडी बनाने सोमेटिक वाला सेल। सेल सोमेटिक सेल कहलाता है। सोमेटिक सेल को किस नाम से जानते हो और बॉडी सेल के नाम से जानते हो? बॉडी सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या सेल बताइए जी? जर्म सेल। जिसको किस सेल नाम के नाम किस सेल के नाम से जानते हो जी? सेक्स सेल के नाम से जानते हो। आप खुद देखो ना, आपका पूरा बॉडी का हर सेल सोमेटिक सेल है। केवल कौन सा सेल को छोड़ दो, जर्म सेल है। जिस सेल में अगर आप फीमेल हो तो आपके बॉडी में जो ओवा बनाने वाला सेल है वो केवल जर्म सेल है। यदि कोई मेल हो तो आपके बॉडी में जो स्पर्म बनाने वाला सेल है वही जर्म सेल है। बाकी पूरे सेल क्या है? सोमैटिक सेल। सोमेटिक सेल। तो मेरे एक चीज बताइए, दोनों जगह अगर मैं बात करूं तो कौन से सेल में गैमेटोजेनेसिस होगा? जर्म सेल्स में सर। जर्म सेल में होगा ना? गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब समझते हो 2 प्रकार का होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। यस सर। इन मेल और इन फीमेल। मेल में बताइए क्या होगा जी? स्पर्मेटोजेनेसिस सर। बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में oogenesis। oogenesis, ये होगा। ठीक है, तो बताइए सोमेटिक सेल में कभी गैमेटोजेनेसिस होगा क्या? नो सर। नो सर। तो सोमेटिक सेल का नो रोल इन गैमेटोजेनेसिस। कोई रोल नहीं है भाई गैमेटोजेनेसिस का। बताइए, कोई एक बंदा है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका हाथ टूट गया या उंगली कट गया, मान लीजिए उंगली कट गया है और वो शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, उसके बच्चों में कटा हुआ उंगली होगा कि नॉर्मल उंगली होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा ना? यदि मैं बोलूं ये बोलूं कि कोई एक लड़का है, शादी किया है, लेकिन आप सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। जी सर। वो कोई एक लड़का शादी किया है, लेकिन उसका जो जर्म सेल है ना, जो क्या बनाता, स्पर्म बनाता कि नहीं? यस सर। जी लड़का
शादी करेगा तो इस जो स्पर्म बनेगा जर्म सेल से बनेगा ना जी। यस सर। रुकिए मैं 1 मिनट इसको सेव कर लेता हूँ। चलिए ये भी कर लेता हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए, ये स्पर्म और ये ओवा। मैं बोला स्पर्म में उंगली बनाने वाला जीन, जीन ये जो था यहाँ पर, वो जीन म्यूटेट हो चुका है, म्यूटेशन हो गई, उसमें काम नहीं कर रहा है वो। तो ये जैकेट बना, इस जैकेट से जो बच्चा पैदा होगा, बच्चे में उंगली बनाएगा क्या? नो सर। नहीं। नो। फिंगरलेस, फिंगरलेस चाइल्ड बनेगा ना। यस सर। तो मैं कुल मिला के 2 बात किया। मैं पहला बात ये किया कि यदि कोई एक लड़का ऐसा शादी किया, मतलब एक लड़का ऐसा था जिसका उंगली ही नहीं था, उसने शादी किया या उंगली कट गया उसका किसी एक्सीडेंट में और वो शादी किया, तो उसके बच्चे में उंगली आया कि नहीं? आएगा। उसके बच्चे में उंगली आया कि नहीं आया? आया ना। आया। तो देखिए उस लड़के के सोमेटिक सेल में बदलाव आया, मतलब उसका उंगली कट गया था, फिर शादी किया तो बच्चे में उंगली आया था, बच्चे के उंगली में कोई इफेक्ट नहीं था। तो जब उस लड़के जो शादी किया उसके सोमेटिक सेल में कोई चेंजेस हुआ, तो वो चेंजेस बदले बच्चे में गया क्या? अगली जनरेशन में गया कि नहीं गया? नो सर। नहीं गया, बिल्कुल। तो देखिए, तो यदि सोमेटिक सेल में कोई चेंजेस होता है तो अगली जनरेशन में नहीं जाता है। कुछ समझे कि नहीं? चेंजेस यस। आर यस सर। नॉन इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब ट्रांसफर होना अगली जनरेशन में, लेकिन सोमेटिक सेल में कोई बदलाव होगा तो नहीं जाएगा। नॉन बोला है, देखो, नॉन इनहेरिटेबल। जर्म सेल में बदलाव हो गया, जर्म सेल में वह जीन काम नहीं किया जो उंगली बनाता, तो जर्म सेल से ही तो क्या बनता है? स्पर्म। जर्म सेल से ही तो स्पर्म बनता है ना, और जर्म सेल से ही बनता है ओवा। तो मैं बोल रहा हूं जर्म सेल में कोई ऐसा बदलाव आया कि उंगली बनाने वाला जीन काम नहीं किया, तो अब जब स्पर्म ओवा मिलेंगे, जागोट बनेगा, बच्चे बनेंगे, उस बच्चे में उंगली बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। नो तो सर। बताइए, जर्म सेल में कोई बदलाव आया तो बच्चे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर, जा रहे यस जा सर। रहा। जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ जी कि जर्म सेल में कोई जीन काम नहीं करता है, तो उसका असर कहां देखने को मिलता है? जय गोट। चाइल्ड में। बच्चे में, F1 जनरेशन में, अगली पीढ़ी में ना। F1 जनरेशन बोलते जी हैं सर। उसको। ठीक, देखिए, तो बताइए चेंजेस कैसे हो जाएगा यहां पर? चेंजेस आर इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब ट्रांसफर होना, नॉन इनहेरिटेबल मतलब ट्रांसफर ना होना। तो क्लियर है? हमारा Yes, बॉडी sir. 2 यस सर। प्रकार के सेल का बना होता है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। आप अपने खुद की बात कर लो, आप अपने आप को सोचो। यदि आप फीमेल हैं तो आपका जो ओवा बन रहा है वो जर्म सेल से बन रहा है, और पूरा शरीर किससे बना हुआ है? Somatic. सोमेटिक सेल से। तो आपके शरीर में कहीं भी कुछ अगर छोटा मोटा चोट लग जाए तो क्या आपके बच्चे को फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं पड़ेगा। लेकिन नो यदि सर। आपके उस जर्म सेल में वो बदलाव हो जाए कि आपके जर्म सेल में दांत बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया आपके जर्म सेल में, और उसी जर्म सेल से आपका स्पर्म या ओवा बना, और वही जब जाके फ्यूज होकर बच्चा पैदा किया, तो बच्चे में क्या नहीं बनेगा? अब दांत. दांत नहीं बनेगा। इसका मतलब जर्म सेल में कोई भी बदलाव आता है तो बच्चे में दिखता है, मतलब अगली पीढ़ी में जाता है, और यदि सोमेटिक सेल में कोई बदलाव होता है तो बच्चे में नहीं आता है। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. यदि क्लियर है तो यस करके रिस्पॉन्स भेजें जल्दी।
चलिए भाई बढ़िया है।